बड़ी खबर की ओर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आधार और पैन लिंक करने की जो आखिरी तारीख है वो बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है 30 जून तक की अब मोहलत जो है वो मिल गई है। अगर किसी ने अभी तक भी अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक नहीं करवाया है तो वो अब करवा सकते हैं। उनको थोड़ी मोहलत और मिल गई है। आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख अब बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। आखिरी तारीख पर लोगों को परेशानी हो रही थी और आखिरी डेडलाइन को एक बार फिर से अब बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आधार और पैन कार्ड अगर आपने अभी तक भी अपना लिंक नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि 30 जून तक अब एक बार फिर से ये तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन ये तारीख जो है वो खत्म हो चुकी थी। अब एक बार फिर से ऐसे लोगों को राहत दी गई है जिन्होंने अभी तक भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। उनके लिए अब एक बार फिर से इन तारीखों में इजाफा किया गया है और आखिरी तारीख पर लोगों को परेशानी हो रही थी, इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। आखिरी डेडलाइन को एक बार फिर से अब बढ़ा दिया गया। और वहीं बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए ममता ने लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म होने के बाद टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के बाद जिस तरीके से ये गैर बीजेपी नेताओं को व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी भेजी है और ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में यह लिखा है कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। ममता ने जिन नेताओं को चिट्ठी लिखी है उसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के नाम प्रमुख हैं। देश में 5 मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं को ये चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के अलावा ममता बनर्जी ने एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के अलावा केएस रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और श्री दीपांकर भट्टाचार्य को भी ये चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। सीएम ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद अब सियासी पारा जो है वो लगातार बढ़ने लगा है। इस चिट्ठी को लेकर के राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे इस पूरे मसले पर अधिक चर्चा करेंगे। क्या कुछ राज इसमें छिपा हुआ है? संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। संदीप जी, इस चिट्ठी में जो लिखा गया है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीतिक लोग दिखाते कुछ और हैं, उसके पीछे मंशा उनकी कुछ और ही होती है। क्या मंशा नजर आती है इसमें? देखिए जितेंद्र जी, जिस तरीके से सबको चिट्ठी लिखी गई है तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से आज एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है तो कहीं ना कहीं मोदी को घेरने का जो प्लान है, लोगों को संगठित करने का प्लान है, एक विचारधारा को संगठित करने का प्लान है। तो इनसे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में वक्त पर लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं और अपने मतलब के लिए लोग अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है सभी गैर बीजेपी नेताओं को लिखी गई है और नंदीग्राम में मतदान भी होना है, लेकिन क्या अब ये समझा जाए कि देरी हो गई है? क्योंकि ऐसा लग रहा है जिस तरीके से माहौल फिलहाल बनाया जा रहा है, अभी देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ पर बीजेपी हावी है। हालांकि ये मतदाता तय करेंगे कि हावी कौन है, किसकी जीत होनी है, किसकी हार होनी है, लेकिन ऐसा समझा जाए कि अब कहीं ना कहीं देर हो गई है। नहीं जितेंद्र जी, अभी देर नहीं कह सकते। देखिए दोनों पार्टियां में कुश्ती जारी है, जो एक राजनीतिक कुश्ती होती है और हर कोई अपने अपने दांव आजमाने में लगा हुआ है और राजनीतिक आदमी आखिरी दम तक हार, अगर सीटें भी किसी की कम या ज्यादा रह जाए तो भी वो आखिर तक कोशिश करता है कि कैसे मैं दूसरे लोगों को साथ में जोड़कर अपनी सरकार बना सकता हूं और किसी की सरकार बनने से रोक सकता हूं। आपने हिंदुस्तान की राजनीति में देखा होगा,
कई बार ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी सरकार बनाने से चूक जाती है और जिनकी सीटें कम होती है वो गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या कुछ नजर आ रहा है आपको, खासकर अगर नंदीग्राम की बात की जाए, क्योंकि ममता बनाम शिवेंदु वहां पर है, तो ऐसे में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री वहां पर गए, प्रधानमंत्री मोदी भी गए, चुनाव प्रचार किया गया, और ममता बनर्जी भी आखिर में आकर के कई दिनों तक वहीं टिकी रही कि अब यहीं रहूंगी जब तक मतदान नहीं हो जाता। देखिए हितेंद्र जी, नंदीग्राम की जो सीट है आज की तारीख में वो हॉट सीट है और इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी की राजनीति का जो उदय है वो भी नंदीग्राम से हुआ था। लेकिन आप इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि जो शुभेंदु अधिकारी है वो वहां के मूल निवासी भी हैं, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि सब नंदीग्राम से रही है। तो शुभेंदु अधिकारी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन जो पॉपुलैरिटी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की है वो किसी दूसरे नेता की नहीं है, इस चीज को भी बच्चा बच्चा जानता है। और शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से बड़े नेता बने हैं, शुभेंदु अधिकारी से ममता जी बड़ी नेता नहीं बनी है। और जिस तरीके से ममता जी का कॉन्फिडेंस है जो अपनी सीट छोड़कर नंदीग्राम आई है, उस चीज को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। तो उनका जो वहां के वोटर्स पर विश्वास है वो भी देखने लायक है। तो अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, रिजल्ट हमारे और आपके सबके सामने होगा। संदीप जी, आपने कॉन्फिडेंस की बात की, और कॉन्फिडेंस का ही जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले जो विरोधी दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टियों की बात हो, उनकी तरफ से कहा जा रहा था शुरुआत में ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाने की बात थी, लेकिन उस वक्त नहीं मिलाया गया और अब ये चिट्ठी लिखी गई है। तो मैं यही सवाल कर रहा था कि क्या ममता बनर्जी को अब अपनी हार दिखाई दे रही है, इस वजह से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर वाकई अब ये समय की दरकार है, समय की ज़रूरत है कि इस तरीके का एक कदम उठाया जाए, सभी विपक्षी दल एकजुट हो? देखिए जितेंद्र जी, इसके अंदर बहुत बड़ी राजनीति है। जिस तरीके से बीजेपी ने जो चाल चली उसी को बड़े लेवल पर ममता बनर्जी चल रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने ममता बनर्जी और दूसरे पार्टियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा बंगाल के अंदर, अब ममता बनर्जी ये मैसेज जनता को और देश को देना चाहती है कि आपने छोटे छोटे नेताओं को अपने साथ जोड़ा है, मेरे साथ तो देश के बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हैं। तो इनसे एक पब्लिक का मनोबल और पब्लिक का जो सोचने का तरीका है वो बदलता है। तो अभी तो दोनों अपने अपने दांव चलने में व्यस्त हैं, दोनों पार्टियां अपने अपने दांव चलने में व्यस्त हैं। तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। तो क्या ये समझा जाए जो मैसेज देने की कोशिश ममता बनर्जी ने की वो जा पाएगा? क्या विपक्षी दल सभी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे आने वाले चरणों में, जो चुनाव अब होने वाले हैं इसके बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, इसीलिए ये चाल सोच समझ के चली गई है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने उस चीज की शुरुआत करती है। अब जिस स्टेट में भी जाएंगे सभी नेता सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी होंगी और ये आज की तारीख में दूसरी पार्टियों की मजबूरी भी बन चुकी है। और हकीकत भी यही है कि वो लोग बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। आप अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पे समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है, बसपा बीजेपी को हराना चाहती है, अजीत सिंह बीजेपी को हराना चाहते हैं, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बीजेपी को हराना चाहते हैं। इसी तरीके से बंगाल में आप देखिए, टीएमसी बीजेपी को हराना चाहती है, कांग्रेस बीजेपी को हराना चाहती है, लेफ्ट दल बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ममता ने वो रास्ता चुन लिया है कि हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। ये हमारे छोटे नेताओं को, एमएलए, एमपी, विधायक, सांसद को तोड़ सकते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल की लीडरशिप है उसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन संदीप जी, ऐसा संभव कैसे होगा? क्योंकि केरल में अगर बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, बंगाल में बात की जाए तो दोनों एक साथ हैं, और अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बंगाल में वो ममता बनर्जी को समर्थन कर देते हैं। और अब जब चुनावी मैदान में ये उतर चुके हैं, अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए जा चुके हैं, आरोप लगाए जा चुके हैं एक दूसरे पर, तो अब अचानक से एकजुटता क्या आ पाएगी? देखिए जितेंद्र जी, हर जो भी फार्मूला राजनीति में होता है वो सब जगह सटीक नहीं बैठता है। लेकिन यह तो आप भी मानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव किसी के भी साथ मिलकर चुनाव लड़ता हो, तेजस्वी यादव भी हराना बीजेपी को चाहता है। तेजस्वी यादव के साथ जो लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं हराना वो भी बीजेपी को चाहते हैं।
पंजाब की आप बात ले लीजिए, अकाली हो, कांग्रेस हो, हर कोई बीजेपी के ऊपर पंजाब में हमलावर है। आप हरियाणा की बात ले लीजिए, चाहे यहाँ पे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, सब बीजेपी पर हमलावर हैं। जो लोग साथ मिलकर चल रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी जितना भी विपक्ष है वो हर जगह फाइट कहीं ना कहीं आज की तारीख में बीजेपी से कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने संगठन पे भी काम किया है, बीजेपी ने अपनी जो पॉलिसी है उनको लोगों तक पहुंचाया है, और बीजेपी के पास आज बोलने वाले नेता हैं नीचे से ऊपर तक जो अपनी बात रखते हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है। बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे संदीप जी इसी मुद्दे पर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे ममता बनर्जी के उस पत्र पर जो उन्होंने गैर बीजेपी के जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको वो चिट्ठी लिखी है, और इस पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए बने हुए हैं संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, अब बात करते हैं इस पत्र में जिस तरीके से जिक्र किया गया है, दिल्ली में जो कानून बनाया गया है, दिल्ली में जो सरकार का जो पूरा कार्यभार है वो उपराज्यपाल को सौंपा गया, उसको लेकर के इसमें चिट्ठी में जिक्र किया गया है और लोकतंत्र को बचाने की बात कही गई है। तो क्या अब ये समझा जाए, क्या वाकई अपने बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करने के बाद बीजेपी ने सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है? क्या वाकई देश में लोकतंत्र को बचाने की जरूरत आ गई है, जैसा कि जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है? देखिए वीरेंद्र जी, इन चीजों को अलग से समझना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो चीजों को राजनीतिक लैंग्वेज में लिखते हैं, और राजनीतिक लैंग्वेज में लिखने का जो रीजन है वो साफ साफ एक मैसेज ये है कि भी देखिए, आज ये चीज दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुई है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मैं कहूंगा, पावर अपने हाथ में लेने के लिए एलजी के राइट्स बढ़ा दिए हैं, और कहीं ना कहीं वहां के जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है केजरीवाल की, उसके पर कतरने का काम किया है। तो ये एक शुरुआत है। इसके बाद जहां जहां नॉन बीजेपी सरकारें हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं या विपक्ष की सरकार है, तो आगे ऐसे एक्शन वहां पे भी हो सकते हैं। आपने देखा धारा 370 हटी तो कुछ लोगों की राजनीति, जैसे अब्दुल्ला परिवार हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, एक तरीके से उनकी जो राजनीति है, राजनीति उनकी खत्म हो चुकी है। आज की तारीख में दिल्ली का नंबर आया, दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल के पर कतर दिए गए, आने वाले टाइम में भी दिल्ली के अंदर जो भी मुख्यमंत्री होगा वो एक स्टैंप की तरह होगा, वो मजबूर मुख्यमंत्री होगा। तो ये चीजें आने वाले टाइम में जो विपक्ष है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज की तारीख में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मिलकर सरकार चल रही है, वो भी इससे घबराएगी, इससे नवीन पटनायक भी घबराएंगे, इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी घबराएंगे। जहां जहां भी ऐसी सरकारें होंगी उनको जाहिर है कि डर लगेगा, लेकिन जो बीजेपी के समर्थन से चलने वाली सरकार है वो बेफिक्र चलती रहेंगी, क्योंकि केंद्र में उनकी सपोर्ट की सरकार, उनकी सहायक सरकार है। तो ये एक डर है जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में टाइम टाइम पर अपनी सरकारें बनाती हैं, कहीं ना कहीं उनको इकट्ठा करने का और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने का। संदीप जी, मुझे लगता है आप दो राज्य ऐसे मिस कर गए हैं जहां पर ऐसा कुछ देखने को मिला जो पूर्ण राज्य हैं, बंगाल और महाराष्ट्र।
वहाँ पर राज्यपाल का जो हस्तक्षेप है वो हमने टाइम पर, समय समय पर अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हमें देखने को मिला। राज्यपाल और सीएम के बीच काफ़ी अनबन जो है वो देखने को मिली, और सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। इसको भी हम भूल नहीं सकते। हालांकि वो क्यों हुआ ऐसा, क्या वजह रही कि राज्यपाल इतने ज़्यादा मुखर होते हुए नजर आए, क्या वजह रही कि सीएम उनको अपने जो राजकीय कार्यक्रम होते थे उनमें भी नहीं न्योता दिया गया था, इतनी ज़्यादा खटास राज्यपाल और सीएम में देखने को मिली है बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे बोलना चाहता था। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी जो चीजें आप राज्यपाल के माध्यम से देखी, आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के टाइम पर भी ऐसा देखा होगा। फिर बंगाल में जो जिस तरीके से वहां धनखड़ साहब जो गवर्नर है उनके और सीएम के बीच में ये टकराव की स्थिति आपने देखी, और टाइम पर ये चीजें गैर बीजेपी सरकारों के और राज्यपाल के बीच में दिखाई देती है ये तलखी। और महाराष्ट्र, आप मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में तो यहां तक स्थिति पहुंच गई थी कि केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के लोग वहां पे अरेस्ट करने के लिए पहुंचे बंगाल में, उनको बंधक बना लिया गया। तो ये एक नुरा कुश्ती थी, जो राजनीतिक कुश्ती मैं कह सकता हूं केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच में थी। फिर इसमें राज्यपाल भी अपना इंटरफेयर करते हैं, तो यही वो डर है कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकारों के अधिकार कम कर दिए जाएं और चीजें केंद्र सरकार के हाथ में और राज्यपालों के हाथ में ज्यादा चली जाए। बिल्कुल संदीप जी, इसके अलावा ये भी आरोप जो है केंद्र सरकार पर लग रहा है, चाहे वो 370 हटाने का भी मामला हो, भले ही देश की एक बड़ी आबादी ये चाहती है कि 370 हटनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर से, या फिर कृषि कानूनों को लाने का मसला हो, या फिर श्रमिक कानूनों को लाने का मसला हो, या दिल्ली में जो कानून लेकर के आए उसका मसला हो। तमाम ऐसे कानून हैं, कई कानून जिन पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन चलते रहे हैं उसको लेकर के ये आरोप लगता रहा है सरकार पर कि सरकार के भीतर जो विपक्ष होता है, अगर बहुमत की सरकार है उसके भीतर भी एक विपक्ष होता है जो सरकार को सही दिशा में काम करने के लिए मजबूर करता है, वो अब शायद खत्म सा हो गया। और यही वजह है कि अब इस तरीके के आरोप जो है वो बीजेपी पर लग रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सही भी हैं कि लोकतंत्र की जो स्थिति है वो बड़ी नाजुक सी होती हुई नजर आ रही है हिंदुस्तान में। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है हितेंद्र जी कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में विपक्ष कमजोर है। ये चीज किसी से छुपी नहीं है। जितना मजबूत विपक्ष होता था कांग्रेस के टाइम में, वो आज की तारीख में नहीं है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उनके देश से किए गए कमिटमेंट, जिस वजह से ये चीजें रही। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब बात कही कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बसा दूंगा, लोगों को लगा हमारा देश भी अमेरिका बन सकता है। जब यहाँ पे जो हमारे आर्मी के लोग हैं उनको कहा गया कि जितनी आपकी रैंक होगी, 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात की गई, क्योंकि वो एक नौकरी करके आते, रिटायर होते, दूसरी नौकरी करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कहा गया कि भाई इतना काला धन है कि 15-15 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। ऐसा कमिटमेंट किए, 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी। तो हर हिंदुस्तानी को लगा कि यार हमारे पास तो घर में हर व्यक्ति के पास नौकरी हो जाएगी। तो इस तरीके के तमाम कमिटमेंट थे। किसानों को लगा कि आय 2 गुनी हो जाएगी, तो क्या चाहिए, अभी एक जो आय है उसमें तो हमारा काम चल ही रहा है, दूसरी हमारी फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। तो जो कमिटमेंट थे उनकी वजह से। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल जो है वो उठ रहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और उसको बचाना है। इसलिए ममता बनर्जी ने सभी गैर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको ये चिट्ठी लिखी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सरकारी स्कूलों विच बनवाए 6984 क्लासरूम, 292 साइंस लैबोरेटरी ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के अंबाला शहर में दिन दहाड़े गैंगवार के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपियों को पकड़ने की अंबाला पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और इसी बीच एक आरोपी पंचकूला से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद अंबाला पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं और इसमें अब अंबाला पुलिस ने पंचकूला से एक राकेश नामक युवक को गिरफ्तार जरूर किया है, जो कि भुप्पी राणा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी सुल्तान सिंह ने यह बताया है कि इस मामले के पीछे किसका हाथ है, यह जांच की जा रही है और उन्होंने ये बताया है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो गाड़ी नंबर बताया था उसके आधार पर पुलिस की जांच में भी ये सामने आया है कि जो गाड़ी पर नंबर लगा हुआ था वो भी गलत नंबर किसी और की गाड़ी का था। ये राकेश पंचकूला से है जिसको इसमें अरेस्ट किया गया है और ये लगभग से जो उसके अब तक जो सामने फैक्ट्स आए हैं यही आए हैं कि ये जो है भुप्पी राणा के साथ इसका संपर्क हुआ था और उसी गैंग का इसको अभी तक माना जा रहा है। हमने उसको अरेस्ट किया है और 4 दिन के वो रिमांड पे है। अभी आगे भी जो पूछताछ में आएगा, जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर अगली कार्रवाई की सर, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने लोग इस मामले में शामिल तो हाँ, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने यही बताया था कि 2 आदमी थे। जैसे मौके पे तो यही था कि गाड़ी में तो एक आदमी नज़र आया, 2 मौके पे फायरिंग करते हुए नज़र आए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। इसके बाद इनमें किस किस का हाथ है पीछे, उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। सर, गाड़ी भी बरामद की गई है या नहीं? अभी जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी का नंबर आया था वो एक्चुअल में गलत नंबर, उस पर रॉन्ग नंबर ही मिला है, क्योंकि वो गाड़ी जो नंबर जिस पे हम पहुंचे वो अलग किसी आदमी के पास खड़ी घर पे मिली है उस गाड़ी। अंकुर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में, कितने आरोपी थे और क्या जो आरोपी पकड़ा गया वो इस वारदात में भी शामिल था? जी बिल्कुल, अंबाला शहर में जो दिन दिहाड़े हुए गैंगवार के आरोपियों को पकड़ने में जो अंबाला पुलिस ने अब बड़ी सफलता हासिल कर ली है, क्योंकि दिन दिहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में पुलिस में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद अंबाला पुलिस द्वारा कई टीमें बनाई गई और आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की गई थी। हम बता दें कि अंबाला के शहर का जो कालका चौक है, वहाँ दिन दिहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पूरा जो इलाका था वो दहशत का माहौल पैदा हो गया था। दिन दिहाड़े एक कार पर जो कुछ लोगों ने गोलियों की बरसात की थी, उसके बाद कार सवार 2 लोगों की जो मौके पर मौत हो गई थी और उसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। अंबाला में दिन दिहाड़े हुई गोलीकांड के बाद हैरानी की बात ये रही कि जिस जगह बदमाशों ने 20-25 राउंड किए थे, उसी जगह से महज 10 मीटर की दूरी पर पुलिस तैनात होती थी। लेकिन दिन दिहाड़े इस वारदात के बाद अंबाला पुलिस ने भी आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें अंबाला पुलिस ने पंचकूला से एक नरेश नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो भुप्पी राणा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले की जानकारी के लिए जब हमने डीएसपी सुल्तान सिंह से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि वारदात के दौरान हुई प्रत्यक्षदर्शियों ने जो 2 लोग गोलियां चला रहे थे उसमें एक युवक गाड़ी में था। इस मामले में पीछे किसका हाथ है ये जांच की जा रही है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने जो गाड़ी नंबर बताया था उसके आधार पर जांच सामने आने के बाद ही नंबर पर लगा हुआ था और जो नंबर पर गाड़ी प्लेट थी उसमें पुलिस ने जांच में पाया है कि गाड़ी किस जगह पर खड़ी मिली थी। तो उसको लेकर पुलिस ने अभी इसमें एक लोग पंचकूला से राकेश नामक जो युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जो और आरोपी हैं उनकी तलाश भी जारी है और जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कितने आरोपी बताए जा रहे हैं अंकुर अभी फरार? जी बिल्कुल, अगर हम एफआईआर की बात करें तो इसमें 20-25 राउंड हुए थे। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया था कि ये कम से कम 5 से 6 लोग थे जिन्होंने एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी के आगे बिल्कुल सामने आकर आगे रोक लिया था और जो उस गाड़ी में जो 3 से 4 युवक बैठे थे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां इन पर बरसाती थी, जिसमें 20 से 25 राउंड हुए थे। 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक आदमी जो था उसमें घायल हो गया था। तो इन सारे मामलों को लेकर पुलिस ने कई लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। जो डीएसपी सुल्तान सिंह है, हमारे उनसे भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा है कि और लोगों को भी राउंड अप किया गया है इस मामले में। लेकिन अभी जो पंचकूला से राकेश गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ की जा रही है, उसको रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद आगे के खुलासे किए जाएंगे। बिल्कुल अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की अर्जी पर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और परमवीर सिंह ने पीआईएल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी।
कोर्ट में परमवीर सिंह के वकील विक्रम ननकानी और सरकारी वकील में जोरदार रहे चली और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पूछा कि परमवीर सिंह ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती हाईकोर्ट जांच के आदेश कैसे दे सकता है। कोर्ट ने परमवीर के वकील विक्रम ननकानी ने यह भी कहा कि यह काफ़ी गंभीर मामला है। परमवीर की चिट्ठी में कड़वी सच्चाई बताई गई है। इससे ये पता चलता है कि पुलिस फोर्स में कहाँ दिक्कत है। यह पुलिस फोर्स में राजनीतिक दखलंदाजी का मामला है और इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे आरोप से फोर्स का मनोबल गिरता है और इस PIL का कोई मतलब नहीं है। जिन्हें सुनने के बाद जज ने कहा कि जांच किसकी होनी चाहिए। परमवीर सिंह ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, एफआईआर कहां है, केस ना दर्ज करने के लिए किसने रोका या दबाव बनाया। इसके बाद विक्रम नानकानी ने यह भी कहा कि ये याचिका राजनीतिक लोगों की तरफ से फोर्स में दखलंदाजी की है और परमवीर के वकील ने इंटेलिजेंस विभाग की कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला की तरफ से DGP को सौंपी गई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। चीफ जस्टिस दत्ता ने यह कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक हाईकोर्ट जांच के आदेश कैसे दे सकता है, ये कोर्ट को समझाइए। चीफ जस्टिस दत्ता ने परमवीर के वकील से पूछा कि क्या कोई पहली सूचना के आधार पर पहली सूचना है कोई कि गृहमंत्री ने आपकी उपस्थिति में कुछ कहा या 100 करोड़ रुपए मांगे। ये आरोप सुनी हुई बात पर है। क्या उन अधिकारियों में से किसी ने भी कोई हलफनामा दिया है कि उनसे या उनकी उपस्थिति में गृहमंत्री ने ये कहा हो। देखिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस तरह के केस में बिना एफआईआर के भी जो है कि सीबीआई को जांच के लिए मैटर दिया जा सकता है और सीबीआई खुद एफआईआर कर सकती है। और जहां तक परमवीर सिंह का सवाल है, परमवीर सिंह के खिलाफ तो हमने भी लिखा कि भाई उनकी ड्यूटी बनती। जब उनको मालूम पड़ा कि इस तरह का मतलब इलीगल काम चल रहा है, इतना बड़ा ऑफेंस हो रहा है, बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस है, तो परमवीर सिंह ने क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल किया, क्यों एफआईआर नहीं करवाया, चुप क्यों रहे थे। तो हमारा भी ऐसा कहना है। तो कोर्ट ने राइटली ये सवाल किया है। देखिए, हमने पार्टी, हमारा ऐसा मानना है कि जितने भी आरोपी बनने वाले लोग हैं जिनके खिलाफ सस्पिशन है हमारा, उनको कोई लोकस नहीं बनता है। तो हमने जितनी इन्वेस्टिगेशन पार्टी बनाया है, जैसे सीबीआई और जो है कि केंद्र सरकार की ओर से वकील हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि ना उन्होंने केस लेने से इनकार किया, ना लेने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कोर्ट जो कहेगा तरफ से यही राय दी गई। देखिए, हाँ, दोनों की तरफ से देखिए ऐसा है कि उनका सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? आज परमवीर सिंह को फटकार लगाई गई कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जिस तरह से माननीय कोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका पर पूरी तरह से फटकार लगाते हुए एक क्वेश्चन रेज किया है कि परमवीर सिंह, जब आप बतौर आयुक्त थे, ऐसे में आपने सबसे पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, इसकी क्या वजह हो सकती है और किसके दबाव में एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। ये भी पूछा गया है। आप एक गृहमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो भी आरोप जब आप प्रत्यक्ष नहीं है, किसी गवाहों के पास हलफनामा नहीं है, ऐसे में आप अगर गृहमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पे आपके पास तमाम सबूत होने चाहिए। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कोर्ट ने अब पूर्व मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको फटकार लगाई है और ये कहा है कि पहले इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, अभी तक ऐसा क्यों नहीं करवाया गया। बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।